हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ पीएस क्लासेस। दिस इज भारती सोनी। सो अर्लियर जो है वो हमने बात करी थी कि हम लोग जो मॉर्फोलॉजी का सेशन है वो स्टार्ट कर देंगे और उसमें भी सबसे हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसको समझना जानना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। सो थोड़ा सा ना टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम लोग ये समझ लें कि अर्थ और जो यूनिवर्स है ना, उनका फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे रहा है, क्या होता है कि हमारे लिए जो जानना है अर्थ का जो इंटीरियर है वो जानना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। यूनिवर्स के बारे में जैसे जानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी बिग बैंग थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो अराउंड 13.7 बिलियन ईयर अगो जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है। और प्रिसाइजली अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो अराउंड 4.7 बिलियन ईयर अगो ओल्ड है, राइट। ठीक है, तो अर्थ के बारे में जब हमने ये जाना कि वो इतनी ओल्ड है, ठीक है, तो ये भी है कि उस टाइम पे जब फॉर्मेशन जब हो रहा था पूरा यूनिवर्स का, या प्रिसाइजली अगर अर्थ की बात करें तो उस टाइम पे एकदम एक्सट्रीम प्रेशर, एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम कि हमारा जो पृथ्वी भी है ना, हमारा जो अर्थ है वो भी क्या है ना, एक आग का गोला टाइप है। इसलिए आग ऐसे थी, लेकिन वहाँ बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ऐसे मतलब वोल्केनिज्म होना, बहुत मतलब उस टाइप का सीन जो था वो था। उसके बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरा, हम जैसे हम लोग जब हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसमें हम लोग क्रोनोलॉजी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी एकदम एग्जैक्टली उसमें प्री कैम्ब्रियन एरा आता है सबसे पहले ना, प्री कैम्ब्रियन ईयन आता है। तो वो ऐसा है 80% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री है ना, आप गौर करिएगा 80% ऑफ द अर्थ हिस्ट्री ऐसी जो हमको पता ही नहीं है। तो हम लोग जितना जानते हैं वो बहुत कम जानते हैं। तो इसीलिए इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, जब वो स्पेस हो या अर्थ के इंटीरियर है, एक्सटीरियर क्या है, तो वो सारा क्या है ना कि रिसर्च का टॉपिक बना रहता है। क्योंकि हम लोग जितना जानेंगे है ना उतना उसको समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कैसे हिस्ट्री थी है ना, कैसे प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये एक मोटिव होता है बेसिकली रिसर्च वगैरह का, कि हम लोग जान सके कि हमारे जो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है या हिस्ट्री है वो क्या है ना। अब हिस्ट्री में जैसे मान लो कि हमारा जो लिथोस्फीयर वगैरह है उसकी भी जैसे मान लो कि जो जियोलॉजिस्ट वगैरह जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, उसका कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं। तो रॉक का पता लगता है कितने ईयर्स ओल्ड है, कितना पुराना है ना, क्या क्या। अब जैसे इंडस सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो जानने का प्रयास क्यों किया जाता है, ताकि हम लोग जो अनसॉल्व मिस्ट्रीज को जान सकें कि हम लोग पहले कैसे थे, क्या था और आगे फ्यूचर में क्या क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वो सारा जो एक थीम होता है ना, वो सारा होता है रिसर्च का, कि हम लोग जान सकें और बेटर तरीके से और बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके। ठीक है, तो ये तो हमारा वैसे रिसर्च का टॉपिक है बेसिकली ना, जितना भी पता है बहुत ही कम पता है जैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी जितना भी जानना है उतना हम लोग जानेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक जो कि था हमारा अर्थ। ठीक है, तो अर्थ जब उसका फॉर्मेशन जब हुआ अराउंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, 4.7 बिलियन ईयर अगो, तो उस टाइम पे क्या ना कि हैवी टेम्परेचर था, मतलब एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो लाइफ फॉर्मिंग तो ऐसे भी नहीं होनी थी। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरा, ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ में जब एकदम क्रोनोलॉजी से बढ़ते हैं तो पहले सिंगल सेल्ड है ना, मतलब जो ये तो पता है कि जो पानी की सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी लाइफ की। ठीक है, तो फिर बाद में पानी फॉर्मेशन होने लगा, मतलब उनमें जो लाइफ है वो एग्जिस्ट होने लगी। उसके बाद में और टाइम जब गुजरा, ठीक है, तो फिश वगैरह है ना, और जैसे और जो एनिमल्स वगैरह है वो धीरे धीरे आए, वो हम लोग जो टाइम के अंदर कवर करेंगे कि क्या कैसे 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 जो है क्रोनोलॉजी हुई है। ठीक है, तो उसके बाद में जो है हमारा एटमॉस्फेयर भी उसी टेम्परेचर के अंदर फॉर्मेशन जो उसका हुआ था। ठीक है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ताकि वो लाइफ फॉर्म तो हो सके, लाइफ फॉर्मिंग एलिमेंट्स हो जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो सके। ओके, सो फिर वैसे टाइम गुजरा और उसके बाद में हमारे जो ह्यूमन की बात करते हैं प्रिसाइजली, अब आ जाते हैं हमारे ह्यूमन टाइम पीरियड, जो अराउंड 10,000 ईयर्स अगो के अराउंड हम लोग मान सकते हैं कि हमारा ह्यूमन हिस्ट्री इतना है। ठीक है, वैसे बहुत पुराना है, लेकिन हमारा जो एवोल्यूशन है वो अराउंड हम लोग ये मानते हैं कि 10,000 ईयर्स अगो जो बेसिकली हमारे इंडस सिविलाइजेशन है वो अराउंड 3,500-4,000 के आसपास पुरानी है। ठीक है, ओके, सो ये हमारा हुआ बेसिकली थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कि अर्थ के बारे में क्या है क्या नहीं। अब इससे एक बात तो हमको ये क्लियर हुई कि हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो तो अभी भी बहुत ज़्यादा, उसमें टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम हैवी टेम्परेचर अभी भी है उसमें। क्यों? बिकॉज देखो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर अगर फॉर्म हो गया तो जो हमारी अर्थ जो आउटर लेयर है ना, ठीक है, अब देखो ये हमने माना था ये जैसे हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ की ये जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, ये तो ठीक है हो गई ठंडी है ना, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर जब देखा हम लोगों ने, क्योंकि इंटीरियर में एकदम यहाँ पे, ठीक है, और एकदम यहाँ पे टेम्परेचर की काफ़ी कमी है। तो ये तो जहाँ पे खड़े हैं लिथोस्फेयर इसको बोलते हैं टेक्निकली, है ना। तो लिथोस्फेयर मतलब क्या होता है, लिथोस मतलब सॉलिड रॉक। ये तो हमको दिख भी रहा है ना, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो गर्म थोड़ी है, एक सॉलिड रॉक के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, लेकिन इंटीरियर जैसे हम इसके डीप डाउन जाते हैं टेम्परेचर अभी भी बहुत एक्सट्रीम और बहुत हाई है। वो हमको कैसे पता लगा? एक एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो ये कि वोल्केनिज्म। ठीक है, वोल्केनिज्म जब होता है, अब क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो अर्थ जो है वो तो सॉलिड सरफेस है, लेकिन जब वोल्केनिक eruption होता है तो उससे क्या एक फ्लूइडी सब्सटेंस निकलता है। तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेफिनेटली अब जब ये इंटीरियर से आ रहा है और क्योंकि ये फ्लूइड है
तो डेफिनेटली कुछ किलोमीटर्स के बाद में, कुछ किलोमीटर जैसे मान लो कि ये हमारा है, तो कुछ किलोमीटर्स के बाद में डेफिनेटली जो हमारा इंटीरियर है ना ये वाला, कहीं ना कहीं उसकी स्टेट चेंज हुई है। स्टेट मतलब लिक्विड में, सेमी लिक्विड में, क्या स्टेट है वो हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब ना थोड़ा बहुत और डीपे जाने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग इसके एविडेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एविडेंस मतलब क्या? एविडेंस मतलब वो जिनके बारे में कहीं ना कहीं हम लोगों ने अंदाजा लगाया। वोल्केनिज्म तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो एविडेंस की अगर बात करें या फिर ये बात करें कि सोर्सेज कौन कौन से, तो सोर्सेज आई थिंक बेटर वर्ड होगा। कैसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम लोगों को पता लगा कि हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ठीक है, वो कैसा है। तो देखो एक तो आते हैं डायरेक्ट सोर्सेज की बात। अब कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको हम लोग दो ही तरीके से जान सकते हैं। या तो भैया डायरेक्टली पता कर लो, ठीक है। अब डायरेक्टली कैसे पता होता है? वोल्केनिज्म वगैरह हुआ, उसका डाटा वगैरह इकट्ठा किया, मतलब वोल्केनिज्म मतलब हुआ उसका, तो रॉक वगैरह वो वगैरह हुई, ठीक है। तो उसको बाद में उसको टेस्ट वगैरह किया गया कि कौन से एलिमेंट्स है, कौन से फॉर्मेशन है उसका, वो हुआ, ठीक है। तो डायरेक्टली है, डायरेक्टली हमको दिख रहा है सरफेस के ऊपर, ठीक है। इनडायरेक्ट एविडेंसेस कौन से होते हैं? वो होते हैं इन्फ्रेंसेस, मतलब कि उससे हम लोगों को काइंड ऑफ अनुमान, असम्पशंस, तो इन सोर्सेज के थ्रू हम लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है, कि शायद ऐसा हो, ठीक है। तो अनुमान भी क्या है ना, साइंटिफिक है। जैसे इसमें सबसे बेस्ट अगर एग्जांपल लिया जाए तो वो है सीस्मिक एक्टिविटी का। मतलब जब अर्थक्वेक आते हैं तो हमको पता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, और वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो उनको बोलते हैं सीस्मिक वेव्स, ठीक है। तो उसमें सीस्मोग्राफ होता है जिसमें हम लोग सीस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं, और उससे पता लगता है कि वेव्स बेसिकली ना 3 टाइप्स की होती है, पी वेव, एस वेव, एल वेव, आर वेव, 4 टाइप्स की होती है। और इन चारों की क्या ना अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रिसाइजली अगर बोला जाए तो पी वेव है, ठीक है। पी वेव ऑल द मीडियम में ट्रैवल करते हो, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों में ट्रैवल करेगी। बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग जो वेव्स है तो स्टडी कैसे किया जाएगा कि कौन से फॉर्म में या कौन से मीडियम वो ट्रैवल कर पा रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अर्थ के इंटीरियर में पी वेव है तो ठीक है, हो जाएगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पी वेव की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड के अंदर, उसके बाद में लिक्विड में, फिर गैस में। मतलब ये कह सकते हैं कि मान लो ये पी वेव अगर ट्रैवल कर रही है ऐसे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉलिड है और इस पार्ट में अगर लिक्विड आ गया तो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड जो कम हो जाएगी। स्पीड कम होने के बाद में हो सकता है थोड़ा सा स्लैंटिंग जो कहीं ना कहीं चेंज अपना वे कर ले, ठीक है। इसको ऐसे कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं स्लैंटिंग अपना चेंज कर ले। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ इस वाले लाइन के बाद में कहीं ना कहीं इसके अंदर पोर्शन जो है, या जो कंपोजिशन बोल सकते हैं, या जिन स्टेट में ये फॉर्म हुआ कहीं ना कहीं अलग है। एस वेव है, एस वेव सिर्फ सॉलिड के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है। मतलब ये मानिए कि अगर ये मीडियम है, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। अब जैसे मान लो कि अगर एस वेव हुई तो वो सिर्फ यहाँ पे ट्रैवल करेगी, यहाँ पे वो दिखेगी नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, शैडो जोन बन जाएगा। तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि डेफिनेटली सिर्फ ये सॉलिड पार्ट है, कि भैया ठीक है हमारा जो लिथोस्फीयर ट्रैवल कर रही है, लिथोस्फीयर यहाँ से क्रॉस होते यहाँ पे वो दिख शैडो जोन बन गया उसका। शैडो जोन मतलब वो सिस्मोग्राफ में मार्क नहीं हो रहा है या वैसे तो उसका शैडो जोन होता है, ठीक है। तो ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ मीडियम चेंज हुआ होगा, वो आइडेंटिफाई करेंगे कैसे हुआ, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हमारे थर्मल एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम लोगों ने एविडेंसेस लगाए। तो डायरेक्ट में क्या आ जाएगा, एक तो हमारा वोल्केनिज्म आता है, एक डीप ओशन ड्रिलिंग आती है, एक माइनिंग आती है, ठीक है। अब डीप ओशन ड्रिलिंग जो कोला पेनिनसुला है रशिया का ना, जहाँ पे 12 किलोमीटर अब तक डीप, सिर्फ 12 किलोमीटर तक, ठीक है। अब ये है कि हमारा जो कोर है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे ये हमारा क्रस्ट मेटल कोर है, इसको 3 में डिवाइड करते हैं हम लोग, तो कोर है ये अराउंड 637 किलोमीटर तक है। अब उसका सिर्फ 12 किलोमीटर है ना, 6 से 7 किलोमीटर का सिर्फ 12 किलोमीटर तक हम लोग ओशन ड्रिलिंग कर पाए हैं, ठीक है। वो भी रशिया का जो कोला पेनिनसुला है वहाँ पे अराउंड 70s का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप देख लीजिएगा, लेकिन 70s के आसपास हैवी हुआ था एक्सप्लोरेशन जब किया गया था। तो वो जो है अराउंड 12 किलोमीटर तक सिर्फ किया गया, बाकी डीप गोल्ड माइनिंग वगैरह वो है, लेकिन सबसे डीप जो है वो 12 किलोमीटर तक वहाँ वो है कोला पेनिनसुला वाला, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में वोल्केनिज्म हो गए और मीटरॉइड्स, ठीक है। अब जैसे मान लो मीटरॉइड जब गिरते हैं हमारे जो मतलब अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर, तो उसको भी डाटा इकट्ठा करके उसको पता लग जाता है। और वो आइडिया ये लगाते हैं कि क्या, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स जो फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यूनिवर्स के लिए कहानी डिपेंड हो रही कि जो पूरा जो यूनिवर्स है ना, हमारा पूरा यूनिवर्स, बहुत सारे सब कुछ, तो वो क्या है ना एक सिंगल पॉइंट में थे वो, उसको इसको नाम दिया गया सिंगुलरिटी। मतलब ये मानिए कि पूरा जो एकदम हमारा जो यूनिवर्स है वो एक सिंगल पॉइंट में था ऐसे। तो इतना एक्सट्रीम इंटेंस टेम्परेचर, एक्सट्रीम इंटेंस प्रेशर, सब कुछ इंटेंस। उसके बाद में क्या हुआ, ये एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होकर इतना एक्सपेंड हो जितना हम आप देख रहे हैं, अर्थ को तो इमेजिन भी नहीं, हम बाकी तो सोचिए पूरा यूनिवर्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें क्या है ना कि ह्यूमन माइंड के ही एकदम उससे लिमिट के बाहर होती है। तो हम सिर्फ ये सोच सकते हैं, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इमेजिन करिए
है ना। इमेजिन करने में वैसे होता है कि वो माय गॉड कैसे हुआ होगा, लेकिन ठीक है ये थ्योरी है। लेकिन हाँ काफ़ी एक्सेप्ट बिग बैंग थ्योरी जो काफ़ी एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है, तो ये माना गया, ठीक है। उसके बाद में तो ये हुई हमारे एविडेंस की। बाकी मीटर्स वगैरह, हाँ मीटर्स की बात हम कर रहे थे कि मीटर्स में ये है कि जिस एलिमेंट से हमारा अर्थ फॉर्म हुआ है या हमारे अदर प्लैनेट्स है, पूरा जो सब कुछ सिस्टम है वो फॉर्म हुआ है, तो मीटर्स के थ्रू पता लगा से हो सकता है इसकी एलिमेंट्स को या इसके इंटीरियर को हम जाने तो पता आइडिया लगाया जा सकता है कि शायद इसके अंदर भी यही चीज़ हो, ठीक है, तो आइडिया लगाने का है। बाकी इनडायरेक्ट में सबसे बेस्ट है सिस्मिक एक्टिविटीज़, हम लोग उनको रिकॉर्ड करें, उनको देखें, उनको समझें तो अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो भी हमने डिस्कस करेंगे, पी वी वैल्यू आर वी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो उनकी अलग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड है या क्या, कौन सा मीडियम, कौन सा स्टेट है। ओके सो ये हुआ हमारा थोड़ा बहुत समझा कि एविडेंस की कैसे कैसे हम लोगों को पता लगा कि बेसिकली ये जो है हमारे अर्थ इंटीरियर के अंदर हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ी बहुत लेयरिंग की बात करेंगे। देखो लेयरिंग को समझने से पहले हमारा एनसीईआरटी ना, मैं एनसीईआरटी में सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे अनियन होता है ना, अनियन को हम लोग पील ऑफ करते हैं तो उसमें लेयर्स निकलती है ना, तो वही चीज़ हमारे अर्थ को समझाने के लिए है कि अर्थ जो है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बंटा हुआ है। कैसे? अब क्रस्ट मेंटल कोर वो तो हम सबको पता है, वो तो नॉर्मल है ना, वो तो नॉर्मल डिवीजन हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं कि अर्थ को कितने में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। सो ये जो है ये हमारा ओशन बेसिन हुआ, ये हमारा कॉन्टिनेंटल बेसिन है। तो ओशन बेसिन मतलब यहाँ पानी भरा हुआ है, ओके, तो ऐसा तो है नहीं ना हमारे ओशन हवा में लहर रहे हैं, तो उसका भी तो एक बेसिन है, तो उसको इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे और कॉन्टिनेंटल बेसिन उसको थोड़ा उठा के बनाया हुआ है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो समझने में, ओके। सो क्रस्ट मेटल कोर, ये तीन हमारे जो लेयर्स है बेसिकली होती है, ठीक है। अब एक चीज़ तो हमको डायग्राम के जो समझ में आ रहा है कि अब क्योंकि इसकी लेयर्स बनाई गई है, मतलब एक सीधे सीधा अनुमान या आइडिया हम लोग ये लगा सकते हैं इससे कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो डेफिनेटली सेम नहीं है, राइट। अगर सेम होता तो हमको इसकी लेयरिंग की डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब एक बात और कह सकते हैं, इसमें जो स्टेट है, कौन से स्टेट में है वो भी अलग अलग है, प्लस कौन कौन से कंपोजिशन से ये फॉर्म हुआ है ना, मतलब जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। अब देखो ओवरऑल अगर हमारा अर्थ का एलिमेंट देखें ना, तो अर्थ में एलिमेंट्स में ऑक्सीजन है या फिर सिलिका है, एल्यूमिनियम, ये प्रीडोमिनेंटली होते हैं, है ना। अराउंड 43% के आसपास में पूरे अर्थ के में ना एलिमेंट में ऑक्सीजन आता है। वैसे तो नहीं, अगर ओशन खड्डा खोद के अगर हम लोग जाएंगे अर्थ इंटीरियर के अंदर तो हमें सांस नहीं आएगा, है ना, वो चीज़ नहीं है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, तो वो तो ऑक्सीजन भी प्रीडोमिनेंटली हमारे पूरे अर्थ सर्फेस में क्रस्ट के ऊपर प्रीडोमिनेंट प्रेजेंट है। ओके, सो ये थोड़ी सी फैक्ट की बात हुई। ओके, सो हमारी जो ये जो लेयर है, तो मतलब क्या पता लगता है कि जो डेफिनेटली जो कंपोजिशन है इनसे मिलके बना है वो अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम लोग अर्थ को नॉर्मल जो दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे केमिकल तरीके से, एक पढ़ेंगे मैकेनिकल तरीके से। मैकेनिकल मतलब काइंड ऑफ स्टेट रिकॉर्डिकली बेसिकली ये बोलते हैं इसको। तो देखो पहले से इसका नामकरण कर देते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और ये क्या है, नाम है, नाम तो देखो नामकरण तो रखना ही पड़ता है ना, और ये है हमारा कोर, ठीक है। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि केमिकल के अकॉर्डिंग हम लोग कौन कौन से इसको डिवीजन कर सकते हैं, मतलब केमिकल कंपोजिशन कौन कौन सा है, मतलब प्रीडोमिनेंटली कौन कौन से एलिमेंट्स इससे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रस्ट को बोलते हैं सियाल। बताऊंगी अभी क्या है सियाल, सीमा लिखी, ओके। मेंटल का है सीमा, और ये जो है ये है हमारा लिफे, ठीक है। तो केमिकल मतलब क्या हुआ कि जो क्रस्ट है प्रीडोमिनेंटली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो है हमारे सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ओके। मेंटल जो है उसमें है सिलिका एंड मैग्नीशियम, मतलब जो सिलिका है वो हमारे क्रस्ट मेटल दोनों में प्रेजेंट है। प्रीडोमिनेंटली क्रस्ट जो है वो है एल्यूमिनियम, मेटल जो है वो है मैग्नीशियम, ओके। और कोर जो है उसमें हमारा निकल और फेरस मतलब आयरन, ठीक है। तो निकल और आयरन प्रीडोमिनेंटली हमारे कोर में प्रेजेंट है। ये तो हुआ केमिकल डिवीजन, ओके फाइन। अब मैकेनिकल अगर देखें, ठीक है, अगर हम लोग मैकेनिकल इनका डिवीजन करें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा एक बार जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब लिथोस मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि लिथोस मतलब होता है सॉलिड रॉक, जो हमारा जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट जो हमारा आपका क्रस्ट है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। बिकॉज हम लोग ज्योग्राफिकल टर्म्स में ना, अब क्योंकि अगर मास्टर्स अगर आप परस्यू कर रहे हैं ज्योग्राफी में या फिर आगे करियर बनाने का है काइंड ऑफ टीचिंग में या वैसे, तो हम लोग बढ़िया टर्म्स का यूज़ करेंगे, नॉट गो फॉर क्रस्ट मेटल कोर, ये तो नॉर्मल हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन लिथोस्फीयर, ठीक है। मेंटल में एक लेयर आती है सेमी, आगे पढ़ेंगे कैसे है क्या है ना, अभी के लिए नाम जानिए। एक सेमी लिक्विड काइंड ऑफ लेयर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ये है अपर मेंटल की कहानी, ठीक है। एस्थेनो उसका नाम है एस्थेनोस्फीयर। ये जो लोअर मेंटल है इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। और ये जो कोर है इसको
बैरिस्फीयर, कोर है, इसका नाम रखा गया है बैरिस्फीयर। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिकली इन सबकी नाम की बात करी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, क्रस्ट मेंटल कोर बहुत अच्छे समझना है, बिकॉज आगे हमारे टॉपिक्स पूरा इंटीग्रेट के ऊपर काफ़ी फोकस करके पढ़ेंगे हम लोग इसको। ठीक है, तो क्रस्ट मेंटल कोर केमिकल तरीके से Cr सीमा लीफ है, मतलब सिलिका एल्यूमिनियम हो गया, सिलिका मैग्नीशियम हो गया, निकल एंड आयरन हो गया, और मैकेनिकली लिथोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर, मेसोस्फीयर एंड बैरिस्फीयर। ओके फाइन। सो देखो अब ना इसकी स्टेट की बात करेंगे। स्टेट मतलब क्या, स्टेट मतलब हुआ कि कौन सी स्टेट के अंदर है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, क्या कौन सी स्टेट है वो जानेंगे। अब देखो ये जो हमारी चीज़ है लिथोस्फीयर, हमारा ये जो क्रस्ट बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्रस्ट जो है वो तो आपका सॉलिड के अंदर है, वो तो हमको पता है। ओके फाइन, बिकॉज हम लोग जिस पे खड़े हैं वो क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर है। ठीक है, ये भी समझ लें। मेंटल जो है, मेंटल और कोर की कहानी थोड़ी सी अलग है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए डीप फोकस, मतलब एकदम फोकस होकर समझिएगा कि आगे क्या बात करने जा रहे हैं हम। तो मेंटल जो है, मेंटल जो अपर पार्ट है ना, अभी तो इतना ना छोड़ेगी। तो लिथोस्फीयर के अंदर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो लिथोस्फीयर है उसमें सिर्फ क्रस्ट ही नहीं आता है, क्रस्ट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, बिकॉज काफ़ी बच्चों कन्फ्यूजन होती है। लिथोस्फीयर मतलब होता है एक तो क्रस्ट हो गया, क्रस्ट प्लस अपर, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ सॉलिड मेंटल, सॉलिड मेंटल। ठीक है, मतलब जो मेंटल की भी क्या ना, दो लेयर हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसका जो अपर पार्ट है ना, ये वाला पूरा, ये जो पार्ट है ना, ये पूरा आता है हमारा लिथोस्फीयर, मतलब क्रस्ट हो गया, इतना तक तो क्रस्ट हो गया, प्लस अपर ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हुई हमारे क्रस्ट की बात। ओके ठीक है, समझ गए। उसके बाद में ये वाला थोड़ा बहुत, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम लोगों ने क्या बोला, एस्थेनोस्फीयर। और ये क्या है, ये सॉलिड में नहीं है, ये कौन से स्टेट में है, ये है सेमी सॉलिड के अंदर। क्यों, अब बताते हैं कैसे। मैंने आपको पहले क्या बताया कि अंदर क्या है, जैसे जैसे फ्रॉम टॉप टू द बॉटम हम लोग जाएंगे ना, यहाँ पे बता देती हूँ, चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, टॉप टूवर्ड्स द बॉटम, ऐसे वैसे वैसे क्या होगा, पहली चीज तो होगी टेम्परेचर होगा इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज, और प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, अभी जानते हैं कैसे होगा। प्लस क्या होगा, डेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी, वो भी जानते हैं कैसे होगी। तो ये तीन चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, तीनों क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब, जब हम टॉप टू द बॉटम जाएंगे तब। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज है, वेरी एविडेंट, वी नो अबाउट इट। प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर मतलब देखो, एक तो ये लेयर है, एक ये लेयर है, मतलब ये मानो अगर 0 मानो तो यहाँ तक कितना मैंने बताया था आपको कि 6371 है किलोमीटर तक। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर कैसे फॉर्म होगा, एक तो ये पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, तो इट्स वेरी एविडेंट कि जैसे हम लोग डीप में जा रहे हैं तो प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है ना, और जितना प्रेशर कोर पे है उतना प्रेशर क्या इसके ऊपर है कि कंपैरेटिवली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 67 किलोमीटर बहुत मायने रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मायने रखता है ये चीज़। ठीक है, और डेंसिटी कैसे इंक्रीज हुई, डेंसिटी का पता लगा हम लोगों को इसकी जो कंपोजिशन है ना उससे। अब देखो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना अपने, वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम तक मुझे आता है, बाकी मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये मुझे पता है कि एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीशियम से लाइटर है, और जो आयरन है, ठीक है, आयरन जो है वो मैग्नीशियम से हैवियर है। मतलब क्या हुआ बेसिकली कि इनमें सबसे लाइटर जो है वो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से थोड़ा सा हैवी कौन सा है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम से ज़्यादा हैवी कौन है, आयरन। मतलब ये जो कोर है ना, कोर में एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है, एक्सट्रीम प्रेशर भी है, प्लस डेंसिटी भी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, कोर की है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है अब तक, ये बेसिक है बहुत ज़्यादा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये समझा हमने, टेम्परेचर, प्रेशर, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि इसको भूल के बैठ जाए, बहुत ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आने वाला है हमारे। ओके, तो अब बात करते हैं, हम स्टेट की बात कर रहे थे। तो ये वाला जो स्टेट है, हम तो यहाँ तक पहुँच गए थे कि ये वाला कौन सा स्टेट में है, ये वाला है सेमी सॉलिड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर मेंटल की। तो लोअर मेंटल जो है वो है आपके सॉलिड के अंदर। अब वो क्या सॉलिड के अंदर है, हमें ना एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो हमारा बेसिक ना एटम वगैरह, वैसे आप समझ सकते हो कि जब एक पार्टिकुलर, जब एक लिक्विड चीज़ के ऊपर ना जब बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर जब लगाया जाता है ना, तो वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये एक वैसे है भी कि जब एक चीज़ के ऊपर ना, एलिमेंट्स वगैरह के ऊपर वैसे एटॉमिक जो होता है काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ना, बाउंड होता है बेसिकली ना ये, तो उसमें क्या होगा, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर
और एक्सट्रीम जब प्रेशर भी उसके जिस पर लगाते हो ना तो वो लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा लोअर मेंटल जो पार्ट है ना वो क्या हुआ, इवन तो एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम है और प्रेशर वगैरह, तो ये क्या हुआ, सॉलिड के अंदर हुआ, ठीक है। अब कोर है, कोर के भी हमारे दो पार्ट हैं, ठीक है। एक तो है आउटर कोर, एक आता है इनर कोर, ठीक है। तो इतनी बात हो चुकी है, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। तो हमारी इतनी बात हो चुकी है। अब बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। ये वाला सेक्शन जो है ना वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे, अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो कोर जो है, कोर को हमने कितने में डिवाइड किया, आउटर और इनर के अंदर डिवाइड किया। अब इसका क्या ये फंडा है, समझेंगे क्यों है अभी। आउटर कोर है वो तो है लिक्विड के अंदर, और जो इनर कोर है वो है सॉलिड के अंदर। पहले समझते हैं इसका सॉलिड होना बहुत एविडेंट क्यों है। वो चीज़ इसी पे इस पे भी वो चीज़ लागू होगी कि एक तो एकदम सेंटर पे है, तो प्लस एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम प्रेशर के कारण इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड पार्ट। तो इट्स वेरी वेरी एविडेंट है इसका सॉलिड होना, और वो बहुत ज़रूरी भी है। अब इसका लिक्विड होना क्या है ना, काइंड ऑफ ऐसा है समझना, लेकिन इसके लिए ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि इसकी जो केमिकल कंपोजिशन जो यहाँ पे है ना, उसका रीज़न है कि जो अपर जो आपका जो कोर है ना, और जो आउटर जो कोर है वो लिक्विड में क्यों है। उसके लिए क्या आर्गूमेंट दिया जाता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे आउटर कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आउटर कोर का जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है आयरन, लिख लेते हैं जिसकी बात कर रहे हैं हम, कि आउटर कोर का जो एलिमेंट है एक तो है आयरन, और मेंटल और क्रस्ट के अंदर दोनों में कॉमन क्या है एलिमेंट, सिलिका है, ठीक है, सिलिका है। अब इन दोनों के अगर आप दोनों के मेल्टिंग पॉइंट देखोगे ना, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट आता है 1500 डिग्री आता है, और जो सिलिका है उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है 1700, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है 1700, इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है 1500। मतलब अगर एक सेम टेम्परेचर पे अगर आप इन दोनों को रखोगे तो जो मैग्नीज जो आयरन है वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और सिलिका जो है वो नहीं होगा। क्यों, इसका मेल्टिंग पॉइंट है कम, इसके कंपैरेटिवली सिलिका के कंपैरेटिवली। तो ये आर्गुमेंट जो इसको इसके लिए दिया जाता है कि इवन दो द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड द एक्सट्रीम प्रेशर, ठीक है, इसके बावजूद भी क्योंकि ये यहाँ पे आयरन एलिमेंट का फर्क है, एलिमेंट, ठीक है। और ऑब्वियसली मेटल कंपैरिजन में तो यहाँ पे ज़्यादा ही है ना, डेप्थ तो ज़्यादा ही है, लेकिन स्टिल वो क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ लिक्विड के अंदर, सॉलिड के अंदर, बिकॉज आयरन, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि सिलिका वाले से कम है, तो ये जल्दी पिघलेगा, ये नहीं पिघलेगा। तो इसलिए जो लोअर वाला नहीं, तो बात करी थी, ये तो सॉलिड के अंदर है, और ये वाला लिक्विड के अंदर इसीलिए हुआ है। और ये इसका तो सॉलिड होना बहुत ही एविडेंट है, बिकॉज एकदम आप ये मानिए कि देखिए यहाँ तक बात करते हैं, एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम सब कुछ एकदम सेंटर के ऊपर लग रहा है, ठीक है। अब इसकी ना डेप्थ की बात करते हैं तो आपका वर्ड समझ में आएगा, और हम वापस फिर से बना लेते हैं। अब जब हम एकदम इसकी डेप्थ की बात करते हैं ना, कि फ्रॉम द कोर फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर जब हम डीप में जाते हैं, तो ये देखिए मैंने क्या बताया कि ये हमारा ओशन बेसिन हो गया और ये हमारा कॉन्टिनेंट बेसिन हो गया, हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, ओके। इसका भी विष्णु ने किया था। तो ये जो है ये राउंड लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर ये वाला जो पार्ट इंक्लूड करते हैं, इसके राउंड ये मानिए कि 200 के आसपास इसको मानते हैं, 200 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और ये जो है ये मानते हैं हम 2900 किलोमीटर के आसपास, 2900 किलोमीटर के आसपास, मतलब जो मेंटल है वो हमारे 2900 तक है, ठीक है। अब आउटर कोर और इनर कोर जो है, तो आउटर कोर की जो हमारी वो मानते हैं 5150 किलोमीटर, और ये तो मैंने पहले बताया था कि 6371 किलोमीटर। तो मतलब देखिए कि 5150 है, ठीक है, मतलब लगभग अभी मानिए कितना डिफरेंस हो गया, 5000 6000 1000 का डिफरेंस हो गया। तो बहुत मायने रखते हैं जो है ना ये वाली चीज़, 1000 तो काफ़ी मायने रखता है ये चीज़। अब ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट कोर, सॉरी ये वाला पार्ट कोर, अब इसका सॉलिड होना, इसका लिक्विड होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब ये मानिए कि इसके कारण जो है हमारा अर्थ जो है इट एक्ट लाइक ए मैग्नेट, है ना। आप डेफिनेटली आप फ्रीली सस्पेंड बाइंड करते हो तो वो नॉर्थ की तरफ आपको दिखाना डायरेक्शन, मतलब ये क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ के अंदर। अब उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारे जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशन, मतलब नॉट यूवी रेज और वो गामा रेज, जो इतनी शॉर्ट वेव है और उसकी इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी है, अगर अर्थ पे होगी तो विद इन ब्लिंक ऑफ आइज एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। वो इतनी ज़्यादा, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल उसके जो फ्लेवर्स होते हैं गामा रेज के, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है ना वो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि पूरा अर्थ हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि इसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो अर्थ एक्ट एज ए मैग्नेट। अब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो क्या है, मैग्नेटोस्फीयर बनता है हमारे अर्थ के अराउंड में, जो क्या है उनको ऑब्जर्व करता है। तो ड्यू टू दैट हमारे नॉर्थ एंड साउथ के अंदर जो हमारा अर्थ है उसके नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। वो हम लोग आगे क्लास आएगी जियोमैग्नेटिज्म के अंदर, उसको हम लोग उसको और डीप से पढ़ेंगे। लेकिन वो समझने के लिए आपको जो इंटीरियर है ना ये वाला, ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको समझना है। जो मैंने जितना भी समझाया है ना आपको, बहुत एक एक लाइन एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर ये नहीं समझोगे तो आगे के टॉपिक्स, अब इवन तो प्लेट टेक्टोनिक्स ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर जो मैंने बताया था आपको सेमी लिक्विड पार्ट के अंदर है, ये बहुत मतलब पूरा रोल इसके ऊपर है,
ठीक है। तो वो चीज़ इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना, ठीक है। तो ये हमने किलोमीटर्स की बात करी, ये था लिथोस का, ये हो गया जो मेंटल हो गया वो 2900, ये आउटर कोर, ये इनर कोर, इसकी जो डेप्थ वो बात होगी। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी हमारी देखिए एवरेज अगर अर्थ की डेंसिटी आती है तो वो तो आती है 5.5 मानते हैं। अगर एवरेज डेंसिटी की बात करें ना तो वो तो आती है 5.5, लेकिन इसकी अराउंड 2.7 to 3 मानते हैं, ठीक है। अब ये अराउंड 4 to 5 कर लो, और ये जो है लगभग 11 से 13 के आसपास इसकी डेंसिटी मानते हैं, ठीक है। तो काफ़ी कहना कि ज़्यादा है। अब डेफिनेटली इसकी तो हमें होनी थी बिकॉज आयरन है वेरी हैवी, ठीक है। और ये जो है लाइट एलिमेंट्स में तो 2.7 to 3 इसके मानते हैं, ठीक है। और एवरेज कितनी अर्थ की डेंसिटी 5.5 मानते हैं। ओके डन, इतना हो गया। तो ये जो था हमारा पूरा, ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ था। अब इसको जानना क्या है काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो आजकल तो क्या है ना कि पहले जब मतलब इनिशियल जब हम देखें ना तो उस टाइम तो ये था कि समझने के लिए कि अर्थ बेसिकली है क्या, ठीक है। ये जो हमारा अर्थ है ना इसके इंटीरियर में क्या है पूरा, ये जो है क्या ऐसा किससे फॉर्म हुआ है, ताकि हम लोग वोल्केनिज्म समझे, अर्थ का क्यों फॉर्मेशन होता है, और हमारे के ऊपर इन चीज़ों का क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो अब तो क्या है ना कि अब तो ऐसा हो गया है कि द मोर वी नो द मोर वी एक्सप्लॉइट, बिकॉज मिनरल जैसे मिनरल के एक्सप्लोशन वगैरह होते हैं कि हम लोग देखते हैं ना वो सेंसिंग वगैरह के थ्रू कि कहाँ पे क्या है। तो क्या है अब तो वो रीजन ये बन चुका है कि द मोर वी नो द मोर वी एक्सप्लॉइट, कि जितना हम लोगों को पता लगेगा ना क्या है उतना हम लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो अब तो क्या है ना एक्सप्लॉइटेड नेचर बन चुका है, तो जितना एक्सप्लॉइट करेंगे उतना बढ़िया है। तब तो वो पर्पस थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन हाँ जानना हमारे लिए स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी कहीं ना कहीं वोल्केनिज्म वगैरह है या क्या है, इवन तो बड़े और जो भी चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, और हम होते भी उससे इम्पैक्ट। अब क्या है ना, अब डेफिनेटली वेव्स वगैरह के थ्रू या जो है हमको आइडिया लगता है, हालांकि काफ़ी लाइफ जो है वो सेफ, जैसे टर्की में, टर्की का बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया है बिकॉज वो 3 प्लेट्स के पास बना हुआ। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब प्लेट टेक्टोनिक का मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी बेसिकली, तो काफ़ी पता लगेगा उसमें और डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये बेसिकली था हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझा हमने, ठीक है। अब एक बार और थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, और दिमाग को एकदम खुला रखना है, ऐसे नहीं क्यों हुआ कैसे हुआ, ठीक है। दिमाग को एकदम खुला रख के समझना है कैसे जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं ना वो समझने हैं हमको, बिकॉज जब तक समझेंगे नहीं तब तक अंडरस्टैंड हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ओपन एकदम ओपन से करके हम लोगों को चीज़ें समझनी है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, और हाँ बात करते हैं अभी ना कि जो क्रस्ट है उसको भी 2 में डिवाइड करते हैं। क्रस्ट को 2 में, एक तो आती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अभी जिसपे हम खड़े हैं ना वो क्या है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और जहाँ पे ओशन ठीक है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की उसकी तो अराउंड डेप्थ आती है, मतलब जिसकी इसकी गहराई है कॉन्टिनेंट की वो अराउंड है 70 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए, ठीक है। और ये अराउंड ओशनिक क्रस्ट की जो आती है वो आती है अराउंड 12 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 6 to 12 आप मान सकते हो, ठीक है। आपको हो सकता है अलग अलग जगह मिले, लेकिन मोस्ट प्रिसाइजली यही है। अब ओशनिक का इतना क्यों और कॉन्टिनेंटल का क्यों वो भी समझ लेते हैं। तो जैसे मानिए कि ये हमारा कॉन्टिनेंटल एरिया है और ये हमारा ओशन बेसिन है, तो ओशन यहीं पे तो है ना, और ये हमारा जो सेकंड जो लेयर है वो मान लेते हैं, है ना। तो देखिए फर्क कितना हुआ, ये तो सिर्फ इतना ही हुआ, लेकिन ओशनिक जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो देखिए इतना है। हाँ, तो इसलिए जो ओशनिक क्रस्ट की जो डेप्थ है मतलब जो गहराई है वो ज़्यादा है, और ओशनिक बेसिन की जो गहराई है वो कम है, ठीक है। ओके, और एक बात और जान लेते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो तो बना है सियाल से, वो तो सियाल है, एविडेंट है। लेकिन ओशनिक क्रस्ट जो है उसमें आपको एविडेंस मिलेंगे सिलिका और मैग्नीशियम। वो जो बना है ना जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ वो है सीमा, उसमें मैग्नीशियम है, सिलिका तो दोनों प्रेजेंट है, लेकिन इसमें प्रीडोमिनेंटली एलिमेंट है एल्यूमिनियम, और इसमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है मैग्नीशियम। ये आपको ध्यान में रखना फैक्ट है, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा क्रस्ट, ये था मेंटल कोर। ओके फाइन। केमिकल कंपोजिशन कैसे डिवाइड किया था, सिलिका सीमा और निफे, मतलब सिलिका एल्यूमिनियम और सिलिका और मैग्नीशियम इसमें हो गए, और आयरन और निकल इसमें हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने बात करी थी लिथोस्फेयर और उनकी बात करी थी, ठीक है। लिथोस्फेयर मैंने क्या समझा, लिथोस्फेयर में कौन कौन सी चीज़ आती है, तो हमारा टोटल जो क्रस्ट है वो आता है, प्लस अपर सॉलिड जो पार्ट आता है ना, अपर सॉलिड, बिकॉज मेटल भी क्या है, मेटल भी 2 लेयर है ना, ये तो सेमी सॉलिड के अंदर जिसको हम लगाते हैं एस्टोस्फेयर बोलते हैं, और ये सॉलिड के अंदर है। फिर कोर का पार्ट क्या था, कोर में आउटर कोर इनर कोर, आउटर कोर जो वो लिक्विड के अंदर है, उससे भी जनरेट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो इंटर कोर है वो आता है आपका सॉलिड के अंदर, ठीक है। लेंथ की बात कर ली, तो ओवरऑल जो है वो काफ़ी कुछ हमने कवर किया आज की क्लास में, और बाकी रिसेंट कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को पूछ लीजिएगा, और आगे जितनी भी क्लास आएगी उसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के कुछ टॉपिक को लिंक करते हुए हम आगे डिस्कस करेंगे। सो वो बहुत ज़रूरी है समझना, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ओके। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब,
and always keep smiling and take care and bye and see you soon in the next video. Take care.